बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी 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 गुड मॉर्निंग जनाब। आपको 2022 की एक नई सुबह, एक नई आवाज, एक नए आगाज और सुबह सवेरे पाकिस्तान में करते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। भाई नए साल में मुबारक हो। हम कदम रख रहे हैं शाहजेब, हमारे नए साल का ही पहला शो है। हाँ, मजा आ गया। तो क्यों ना आपको बताया जाए कि सुबहनामा में आज हम इसी से आगाज करेंगे। नए साल की तकरीबात हुई, लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना रखा, खाने खाए, एंजॉय किया, रोडों पर निकले, दुआएं की, हंसते गाते नए साल का जो है वो वेलकम किया। और सबसे ज्यादा फायरवर्क्स देखे गए मुख्तलिफ शहरों में। इस्लामाबाद से लेके हम देख रहे थे लाहौर में भी, कराची में भी, हर तरफ जश्न ही जश्न था। और आसमान पर ये जो रंग थे वो बिखर गए थे फायरवर्क्स के। बड़े खूबसूरत मनाजिर थे। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में इसी तरीके से सेलिब्रेशन की गई। और नए साल के साथ बहुत सारे नए रेजोल्यूशंस भी थे कि हम इस साल में ये करेंगे, फला करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, डाइट करेंगे, वजन कम करेंगे, अपने रूटीन का ख्याल रखेंगे, गुस्सा कम करेंगे और अच्छी डाइट अपनी रखेंगे। और ये बेसिक्स होती है, बहुत मशहूर जो होती हैं। और अच्छे काम तलाश करेंगे, अच्छी एक बिजनेस करूंगा। अक्सर लोग कहते हैं भाई इस साल काम के साथ बिजनेस भी करना है, लेकिन लोगों ने बड़ा एंजॉय किया ना न्यू ईयर है न्यू ईयर नाइट में बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया। और जैसे कि माया मेरी तरफ इशारा कर रही है, लेकिन उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। और मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की गई, अमन कायम रहे, ये भी इसके साथ साथ दुआ की गई। तो प्रोग्राम में आगे चल के इसके तमाम आपको मनाजिर भी दिखाएंगे, आगे चलकर इस पर बात भी करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब के वापस आने के ऊपर बड़े सवालात हो रहे थे और अब जो है हुकूमत बड़ा ये हॉट इशू चल रहा है इस वक्त के नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और इस पर अब शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालती कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया गया है। वजीर आजम ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत भी कर दी है। जबकि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ ने 15 दिन में नवाज शरीफ को वापस लाने का एक जो गारंटी दी थी उसका क्या हुआ? अगर वो गारंटी दी थी तो अब हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जाली हल्फनामा देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। अच्छा शाहजेब, मुझे एक बात बताइए, ये अभी जो कोरोना के हवाले से चेयरमैन एनसीओसी असद उमर साहब ने कहा कि अभी जो 5वीं लहर है ये बहुत ज्यादा खतरा बन सकती है। स्पेशली जो मुझे फिक्र हो रही है शाहजेब, वो कराची के हवाले से हो रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कराची में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चेयरमैन एनसीओसी ने ऐसा बताया है। और इस पर अब फौरी इक़दाम भी उठाने होंगे। लोगों से एहतियात की भी अपील बार बार की जा रही है कि आप लोग बहुत एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला इख्तियार करें। और इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि सैनिटाइजर्स भी आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर हम बात करें पंजाब की, तो वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने भी पंजाब में तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। ये एहतियात की जा रही है और इस तरीके से कि अगर केसेस में इजाफा होता है तो लोगों को सही तरीके से अकोमोडेट किया जा सके। और इस तरह की सिचुएशन के लिए हमें प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। हमें कभी भी इस तरह का पेंडेमिक कुछ आता है या कोई भी हमें अगर चैलेंज आता है शाहजेब, हम लोग तैयार नहीं होते। और ये भी खबर आई है, साथ बताया है कि पंजाब में पिछले साल में कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पोलियो का केस नहीं रिपोर्ट हुआ। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो पोलियो फ्री हो जाएगा इंशाल्लाह एक दिन जरूर। तो ये तो पाकिस्तान की बात होगी। दुनिया भर में भी ओमिक्रॉन ने हलचल मचाई है। और बात अगर हम करें अमेरिका का रुख करते हैं तो वहां भी खतरे की घंटी बज गई है। एक रोज में 4.5 लाख मरीज रिपोर्ट हुए। ये बहुत बड़ी तादाद है एक रोज के अंदर, 4.5 लाख ज्यादा। और इसके अलावा 4.5 लाख से ज्यादा शाहजेब फ्लाइट्स भी जो है वो कैंसिल हुई हैं। बिल्कुल, उसका रिकॉर्ड कायम हो गया है मनसूखी का। 4,400 जो फ्लाइट्स हैं, परवाजें हैं, वो मनसूख हुई हैं। ये नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। लेकिन ये इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कोविड नहीं है, वहां पर इस वक्त मौसम की खराबी की वजह से भी ये परवाजें मनसूख हुई हैं। और यूरोप की बात करें तो वहां पर भी मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ से बढ़ गई है। भारत और सऊदी अरब में भी केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर भी इजाफा हो रहा है। तो इस वक्त दुनिया भर में हम एक बार फिर देख रहे हैं कि ये 5वीं लहर है जो बहुत फैलती जा रही है। और हमें वाकई में सिर्फ ये नहीं कि दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में भी जिस तरह के आपने सुना अभी कि असद उमर साहब ने बताया। और हमें वाकई में मास्क की जरूरत है और हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। और मैं जो पोलियो वाली बात करी थी वो अब मेरा ख्याल है अब भी आप जिक्र करेंगे अब दोबारा कोरोना के हवाले से जो सिचुएशन हो रही है। अब लेकिन इसी के लिए कि लोगों को अच्छी सेहत मिल सके, लोगों को तमाम सहूलियात मिल सके। हम बार बार जिक्र कर रहे थे सेहत कार्ड का, जिसका इजरा इस वक्त तेजी से जारी है। और सूबाई हुकूमत ने नया पाकिस्तान कौमी सेहत ऐप भी अब बना दी है। ऐप के जरिए भी आप जो है अपने आप को जो है वो फॉलो अप भी कर सकते हैं, रजिस्टर भी करा सकते हैं। और यहाँ तक बोला है कि जो कार्ड दिए जाएंगे वो नादरा के हवाले एग्जैक्ट शनाख्ती कार्ड के हिसाब से दिए जाएंगे। जो घर का जो बड़ा होगा ना उस घर के बड़े फर्द को दिया जाएगा और जिससे पूरी फैमिली जो है वो जो भी घर की कफालत करता है वो उस कार्ड को हासिल कर सकता है और पूरी फैमिली इससे मुस्तफीद हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और गुज़िश्ता साल पंजाब में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जैसे कि माया ने बताया। ये भी बहुत बड़ी एक कामयाबी है। सुबहनामा हमारा मुकम्मल हो गया है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहे हैं हम
अपने वेदर से। बिल्कुल। और वेदर पर बात करना बहुत जरूरी है कि मुल्क में बेशतर इलाकों में हम देख रहे हैं कहीं बारिश भी हुई पिछले हफ्ते, जो साल का आखिरी हफ्ता था दिसंबर का, उसमें हल्की हल्की बारिश भी चलती रही। और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 7 जनवरी के दरमियान बारिश का इम्कान भी है, यानी कि नए साल के पहले हफ्ते में बारिश का इम्कान है। वाह, क्या शुरुआत हुई। अल्लाह ताला ये अब्र रहमत हो, वो कहते हैं ना बाराने रहमत हो। और इसी हवाले से हमारे साथ वेदरमैन जवाद मेमन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, हैप्पी न्यू ईयर। जी वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी न्यू ईयर आपको और पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। जवाद भाई, अभी शाहजेब में मैं रिकॉर्ड लगा रहा था, एज यूजुअल रिकॉर्ड लगा रहा था कि मुझे बड़ी ठंड लगती है। भाई मुझे ठंड लगती है, लेकिन ठंड हो भी रही है ना, ये भी जरा बता दें, बारिश भी बता दें, क्या मौसम हो रहा है। कल से हवाएं नोट करी हूँ, ठंड थोड़ी कम है लेकिन हवाएं चल रही हैं। आज मुझे ठंड थोड़ी सी कम लग रही है। हाँ, क्योंकि कोट ऐसा जबरदस्त पहना हुआ है ना, आज सूट जबरदस्त किस्म की तैयारी। आज तो मैंने भी डबल पहने हुआ है, लेकिन फिर भी जरा बताएं जवाद भाई, व्हाट इज हैपनिंग। हैपनिंग इज के आपको याद होगा आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले हमने जिक्र किया था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो काफी अच्छे सिस्टम की उम्मीद है। याद है हमें। तो अब ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि बैक टू बैक 2 सिस्टम्स एक साथ आ रहे हैं, काफी पावरफुल, काफी स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हैं, जिसमें आज से जो है ये पहला सिस्टम बलूचिस्तान के एरियाज पे इफेक्ट करना शुरू कर देगा। आज 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक जो है ये पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज पे इफेक्ट करेगा, जिसमें सबसे पहले बलूचिस्तान रीजन आएगा। इंटायर बलूचिस्तान रीजन में जो है वो काफ़ी तेज़ बारिशें, पहाड़ों पे ज़बरदस्त बर्फबारी की उम्मीद है। और फिर कराची के हवाले से अगर बात करें तो फिर ये 4 तारीख की रात से या 5 तारीख से जो है वो कराची में भी उम्मीद है कि अच्छी बारिश गरज चमक के साथ जो है वो इंशाअल्लाह पॉसिबल है। जबल के बारिश नहीं हो रही, क्या बात है ये कि पंजाब में हम देखते थे कुछ सालों पहले कि अब दिसंबर में अच्छी खासी बारिशें होती थी। इस दफा कोई इतनी खास तेज बारिशें नहीं हुई, हल्की फुल्की बूंदें पड़ी फिर वो रुक गई। ये क्या वजह है कि मौसम में क्या तब्दीली आ रही है कि बारिशें कुछ कम हो गई हैं? बिल्कुल शाजिद भाई, ऐसा ही है कि क्योंकि पिछले जो अभी हमारा जो सर्दियों का सीजन जो गुजरा है उसमें ओवरऑल जो ग्लोबल पैटर्न थे उसकी वजह से जो अमूमन जो बारिशों के सिस्टम आते हैं वो उस नौयत से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब इंशाल्लाह ये जो सिस्टम आ रहे हैं ये बैक टू बैक ये पूरे पाकिस्तान को कराची से कश्मीर तक जो है यकसा इफेक्ट करेंगे, जिसमें आज से जो है इनकी शुरुआत हो जाएगी। जबकि दूसरा सिस्टम जो है वो 6 तारीख से बलूचिस्तान रीजन में दाखिल होगा और फिर ये अगेन 7 और 8 तारीख को जो है वो कराची में तेज बारिशें हैं गरज चमक के साथ। इसी के साथ साथ इंटायर पंजाब रीजन में भी जो है इस दफा उम्मीद है कि काफी अच्छी बारिशें हो सकती हैं। बिल्कुल, पंजाब की तरफ ही आ रहा था जवाब। पंजाब में क्या सूरत हाल है, स्मॉग कब छटेगी, कब ये मामला ठीक होगा, क्या बारिशों से क्या बारिशों से फर्क पड़ेगा स्मॉग में? सही कह रहे हैं शादी। देखें माया, काफी हद तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि अपर पंजाब, इस्लामाबाद, मरी रीजन तक तो बारिशें हो रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल पंजाब और साउदर्न पंजाब में अब तक कोई खास बारिशें देखने में नहीं आई है। लेकिन अगेन अपकमिंग जो सिस्टम है इसमें उम्मीद यही है कि 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक जो है पंजाब की ये जो एरियाज है जिसमें स्मॉग और फॉग बहुत ज्यादा मौजूद है इस वक्त, इंशाल्लाह इसमें यहाँ पे काफी हद तक रिलीफ मिलेगा, काफी अच्छे स्पेल्स की उम्मीद है। अच्छा जवाब भाई, मुझे एक सवाल करना था। आपने जब कटी थी ना कॉल उससे पहले मैंने सवाल ये था कि आपने कहा था गरज चमक के साथ, इसका मतलब है हैवी रेनफॉल होने वाली है या सिर्फ जो है कुछ थंडर स्टॉर्म्स होंगी और फिर उसके बाद जो है वो कम हो जाएगा, और कितने दिन तक होगा, और नेक्स्ट वीक का क्या है, मतलब ये बारिशें कंटिन्यू करेंगी या नहीं? 2 सवालों के एक साथ दे दें प्लीज। थैंक यू। देखिए कराची में माया पहले जो है पहला सिस्टम 5 तारीख को यही उम्मीद है कि मॉडरेट टू कुछ एरियाज में हैवी रेनफॉल हो सकती है, गरज चमक हो सकती है। 6 तारीख को जो है एक्टिविटीज में थोड़ी हद तक कमी आएगी क्योंकि पहला सिस्टम खत्म हो रहा होगा और इसी दौरान दूसरा सिस्टम भी आ रहा होगा। तो अगेन जब दूसरा सिस्टम आएगा तो 6 तारीख की रात से लेके 8 तारीख तक हम कह सकते हैं कि अगेन मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल जो है वो कुछ इलाकों में पॉसिबल है। और अब आगे अगर मैं आपसे बात कहूँ तो ये सिस्टम 9 तारीख तक कंटिन्यू करेगा पाकिस्तान में। उसके बाद एक और इंशाल्लाह सिस्टम एक्सपेक्टेड है जो 15 या 16 जनवरी के आसपास जो है वो दोबारा पाकिस्तान में एंटर होगा।
ठीक है, ये दोबारा इंटरव्यू जा रहा है जनवरी के एंड पे। जवाब मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैन हमारे और तस्लीम हमारे से बात कर रहे थे वेदर के बारे में, जो कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि सर्दी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बड़ी खूबसूरत हम देख रहे हैं इस वक्त मनाजर है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं नदर्न एरियाज की। अगर हम कुछ रुक कर लें, जो आपकी बलोचिस्तान की साहिली पट्टी है, जुमे के दिन हम आपको दिखा रहे थे कि वहां पे क्या मनाजर हैं, क्या खूबसूरती है वहां के पहाड़ों की, वहां की चट्टानों की, वहां की साहिली पट्टी की। तीसरी दफा जल रही हूँ मैं, तीसरी दफा। नए साल में भी ये शख्स मुझे जला रहा है, अकेले अकेले घूम के जगहों पे आ जाता है, और मैं तीसरी दफा आप लोगों के साथ मैं भी शामिल हूँ, लेकिन कोई तो नहीं। हम जुमे के दिन आपको दिखाते हैं वहां की खूबसूरती, लेकिन वहां की खूबसूरती के बाद न्यू ईयर का जश्न किस तरीके से मनाया गया, जो वहां की सेलिब्रेशन थी न्यू ईयर नाइट की, वो किस तरीके की थी, ये तमाम चीजें भी आज आपको दिखाते हैं। जबरदस्त। लास्ट में भी आई थी, उर्माला ही आई थी, तो उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे भी बहुत डेवलपमेंट हो गई है लास्ट ईयर से। आपको कैसा लगा बलूचिस्तान? बलूचिस्तान तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, वैसे कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई बाहर ट्रैवल करने के लिए, तो लोगों ने बोला कि इस साइड ही निकल जाते हैं। तो बहुत अनबिलीवेबल, मतलब बस रास्ता ही एक मेन इशू था जिसमें हम लोग थक गए और ये सब हुआ, लेकिन यहाँ पे आके आई मीन इट्स वर्थ इट। बलूचिस्तान की खूबसूरती के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं उर्माड़ा बीच पर, जहां पर हम आपको उर्माड़ा में जो इस वक्त कॉन्सर्ट जारी है वो भी दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इंगोल नेशनल पार्क में जो हमने ट्रैवल किया उसमें हमें तकरीबन उर्माड़ा पहुंचने में 6 घंटे आपको कराची से लग जाते हैं, 6 से 7 घंटे, डिपेंड करता है कि आप रास्ते में कितना स्टॉप्स ले रहे हैं। और रास्ते में जो हम चट्टानें देख रहे थे, वो चट्टानें इतनी खूबसूरत चट्टानें हैं और ऐसा लगता है किसी ने उसको तराशा है, लेकिन किसी ने तराशा नहीं है। ये कुदरत का कमाल है कि जो हवा होती है, तेज़ हवा है, उसकी वजह से उसमें कुछ इस तरीके का जो कदीम, हम कह सकते हैं कि कदीम तहजीब लगती है वो, लेकिन यहाँ पर ये हम कहना चाहेंगे और ये बताना ज़रूरी है कि ये एक तरह से कुदरत का कमाल है कि हवा के तराशे हुए ये पहाड़, ये चट्टानें इतनी खूबसूरत लगती हैं जो हमने पूरे रास्ते में आपको दिखाई भी। अब हम यहाँ पर स्टे करेंगे उर्माड़ा में और आपको दिखाएंगे कि उर्माड़ा में यहाँ पर जो कॉन्सर्ट जारी है, जो कैंप्स लगाए गए हैं, यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद है नौजवानों की यहाँ पर पहुँचें और किस तरीके से वो इसको एंजॉय करेंगे।
कि जो फोटोग्राफर्स हैं जो ख़ास तौर पर इस तरह के जो लैंडस्केप्स हैं वो कैप्चर करते हैं, बीचेस कवर करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, हम बात करेंगे जोया से। फोटोग्राफर हैं, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अलग शुक्रिया, ठीक ठाक है। जोया सबसे पहले बताइएगा, आप फोटोग्राफी करती हैं बलूचिस्तान, आप पहली दफ़ा आई हैं? नहीं, मैं पहले भी बलूचिस्तान आ चुकी हूँ। कुनमलेर पे भी मैंने काफ़ी इस तरह के यूथ इवेंट्स जो है वो कवर किए हैं, और वहाँ के भी मेरे पास काफ़ी लैंडस्केप और लाइक जो रास्ते में पहाड़ हैं और बीचेस हैं उसके बाद, और वहाँ पे भी मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया है बलूचिस्तान में। और लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज़ लोगों को ये लगता है, उनका एक ये बना हुआ है कि बलूचिस्तान सेफ़ नहीं है, और हालांकि वो बहुत सेफ़ है। यहाँ पे इतनी खूबसूरती है, बीचेस हैं, पहाड़ हैं, जो कि आप आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आप एक फोटोग्राफर का एक अपना व्यू पॉइंट होता है और वो बड़े क्लोजली, बड़ा प्रिसाइजली चीज़ों को देख रहा होता है। आप यहाँ की खूबसूरती कैसे देखती हैं जब आप फोटोग्राफी करती हैं, पिक्चर्स कैप्चर करती हैं? बेसिकली आपका फोकस क्या होता है? मैं क्या चीज़ जो है अपनी फोटोग्राफी में दिखाऊँ? बीचेस पे मेरा ये ज़्यादातर फोकस होता है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं, मेरा ये होता है कि मैं बीच भी कवर करूँ, बट उन लोगों की भी स्टिल्स लूँ, ताकि एक फील आए, हाँ, ह्यूमन एंगल भी आए वहाँ पे। और बट जहाँ पे अगर हम देखते हैं पहाड़ है रास्ते में, और जो भी बहुत सारी हमें अच्छी सीनरीज विद क्लाउड्स एंड जो हमें पहाड़ और क्लाउड्स के साथ जो बातें कर रहे होते हैं, वो चीज़ें जब हम कैप्चर करते हैं तो उसमें हमें नेचुरल व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है। इवेंटिका के को-फाउंडर और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले तो बताइएगा, ये इवेंट बड़े कामयाबी से हुआ है और बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की इसमें आती है, तो बेसिकली ये इवेंट आप लोगों का न्यू ईयर के अकॉर्डिंगली प्लान किया गया था, और मकसद क्या था इसका? बेसिकली ये एक लॉन्ग वीकेंड था 25 और 26 दिसंबर का, जिसमें हमने एक प्लान किया कि कराची से एक ऑडियंस लेके आई जाए बलूचिस्तान के इस शहर उड़मारा में, जो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ का समंदर काफ़ी क्लीन और बहुत ही रिप्रेजेंट करता है बाहर के समंदरों पे। एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहे हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने की और इसको इतना अच्छा बेहतर बनाने की कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर आ सके। इसके साथ साथ ये बता दें आखिर में, अगर कोई आपके इवेंट में शामिल होना चाहता है, यहाँ पर आना चाहता है या इस तरह के इवेंट्स अटेंड करना चाहता है, तो उसके लिए इसको क्या करना होगा? बेसिकली हमारे एवरी वीकेंड ट्रिप्स होते हैं। साउदर्न में है, जैसे बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया। सिंध में हम यूजुअली गोरख हिल्स पे जाते हैं, रनी कोट जाते हैं, मकली, और ये शॉर्ट ट्रिप्स भी करते हैं। बलूचिस्तान के भी हम शॉर्ट ट्रिप्स करते हैं। शॉर्ट बलूचिस्तान और ये सिंध के से शॉर्ट ट्रिप्स ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, जो मैक्सिमम 2 से 3 दिन के होते हैं। तो हमारे पेज पे ग्रुप टूर्स भी लगे हुए होते हैं, जिसका बजट कम होता है, और स्टूडेंट्स हो गए और मीडिया ऑफ एज के लोग हो गए, तो वो हम एवरी वीक कर सकते हैं। इवेंटिका ट्रेवल्स का पेज है हमारा, बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम हम लोग का ज़्यादा हाईलाइट। और आखिर में एक चीज़ ये बता दें कि आप लोग का जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं वो क्या लिए जाते हैं जब किसी को साथ लेके जाते हैं? ज़ाहिर है उसमें बच्चे भी शामिल हैं, फैमिली भी शामिल है, तो आप लोग क्या कोशिश करते हैं कि सेफ्टी किस तरीके से यकीनी बनाई जाए? जी, हम लोग बेसिकली किसी भी ट्रिप पे जिसमें पब्लिक होती है, रैंडम लोग होते हैं, तो हम उसमें अपने टूर गाइड्स भेजते हैं। और हम लोग किसी भी ऐसी जगह में पाकिस्तान में टूर्स नहीं कराते जिसकी सेफ्टी सिक्योरिटी गवर्नमेंट इंश्योर ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान आते हैं, आते आते 4 चेक पोस्ट पे हम एंट्री कराते हैं। तो 4 चेक पोस्ट पे एंट्री कराते हैं, एग्ज़िट करते हैं, तो इसका मतलब ये होती है कि ये हमें फ्रॉम द बैक डोर वॉच करती है, हमें सिक्योरिटी देती है। रात में भी इन लोगों ने लेवीज़ के 2 सोल्जर्स भेजे जो हमारे दोनों गेट्स पे थे, और स्पेशली इसीलिए भेजे थे यार, ये 250 लोग आए हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन की भी हमारी जिम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर हफ्ते आते जाते हैं, कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे बात कर रहे थे और पूरा प्लान आपने इतना कामयाबी से यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कराया। थैंक यू सो मच। सूरज की किरणें फूट चुकी हैं, तुलुए आफ्ताब के मनाज़र आप देख रहे हैं। ये रोशनी
ये रोशनी है नई उम्मीद की कि हमारा नया साल बहुत अच्छा गुजरे, हमारे पाकिस्तान में अमन कायम रहे, पाकिस्तान इस तरीके से खुशहाल रहे। और आप लोग जो पाकिस्तान की खूबसूरती देख रहे थे, जो हम आपको दिखा रहे थे, बलूचिस्तान कितना खूबसूरत है, इसी तरीके से आप पाकिस्तान को डिस्कवर करते रहें। नई उम्मीद के साथ नए साल का आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान में इस तरीके से अमन कायम रहे और आप सब लोग पाकिस्तान को देखें, टूरिज़्म एंजॉय करें, टूरिज़्म करें भी, पूरा पाकिस्तान डिस्कवर भी करें। यही हमारे नए साल का रेजोल्यूशन होना चाहिए। भाई वाह, जबरदस्त न्यू ईयर की तैयारियां। और देखी हमने शाहजेब की बहुत सारी सेलिब्रेशंस, लेकिन इस सेलिब्रेशंस को रखिएगा हमारे साथ। और इस वक्फे के बाद होते हैं हम आपके साथ सुबह पाकिस्तान। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहे। और अब हम जिक्र कर लेते हैं कोरोना का, ओमिक्रॉन का, जिसकी जो 5वीं लहर है उसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। और कराची में हम देख रहे हैं कि इसका खदशा जाहिर किया जा रहा था और केसेस में इजाफा हो रहा है। और बहुत ज्यादा वही कि सरबराह NCOC असद उमर ने भी खबरदार कर दिया है आवाम को इस हवाले से कि मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, फासला रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे सवाल होंगे ना शाहजेब, जो बहुत सारे सवाल हैं, यही सवाल करने बहुत जरूरी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जिस तरीके से बताया जा रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है ओमिक्रॉन की, खासतौर पर इस 5वीं लहर का, कितनी खतरनाक ये साबित हो सकती है अगर हम इसका मुवाजना करें पिछली जो लहरें थी? जी देखिए, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो जो एब्सोल्यूट नंबर है, तादाद जो है केसेस की, वो बढ़ रही है। जैसे मैं जिक्र कर भी चुका हूँ पहले भी कि ये 1% से नीचे नीचे इसके अदाद शुमार चल रहे थे और अब ये जो है इसकी परसेंट जो है वो बढ़ रही है और आज 1.5% थी। और साथ साथ केसेस की तादाद में जो नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। क्या ये ट्रांसलेट होता है इनटू मोर केसेस इन हॉस्पिटल्स, खुदा न खास्ता, या आइंदा आने वाले दिनों से ही पता चलेगा। दुनिया भर के अदाद शुमार में से जब हम अंदाज़ा लगाते हैं तो कुछ हमें मिक्स्ड सा व्यू मिलता है। कुछ जगह इतनी फैली है कि बावजूद इसके कि इसका एक प्रोपोर्शन माइल्ड तस्वर किया जा रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सारे ममालिक में हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इसका प्रेशर आया। मिसाल में के तौर पे अमेरिका की कुछ स्टेट्स में जो अस्पतालों के ऊपर प्रेशर है वो ऐसा है जो कि गुज़िश्ता वेव में भी नहीं देखा गया। तो इसलिए ये कह देना कि क्योंकि कुछ केसेस माइल्ड नज़र आ रहे हैं ये कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल सरासर मिसलीडिंग होगा, बल्कि ख़तरनाक होगा। क्योंकि जब तक इसका पूरा असर इस वेव का या इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का सारे माशरे पर नहीं नज़र आता, इस बारे में वाज़े तौर पे कहना कि ये कितनी ख़तरनाक साबित होगी, ये गैर ज़िम्मेदार होगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें एहतियात ही बरतनी चाहिए। और अगर ये माइल्ड साबित हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये अजम्पशन नहीं की जा सकती। सही बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की आपने कि ये नहीं किया जा सकता कि हम शुरू से अभी अज्यूम करके बैठ जाएं कि बहुत हल्का होगा। एटलीस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूर लेने चाहिए, क्योंकि खदशात जाहिर हो रहे हैं। तो उसको फैलाव से उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, उसके लिए हमें क्या इकदाम हमारे होने चाहिए, दरअसल एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? अच्छा, एहतियाती तदाबीर की नौयत में भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। पहली तो बात यह है कि मास्क पहले भी कारआमद था, आज भी कारआमद है, सिर्फ हमने तंग आकर उसको छोड़ दिया, ये गलत किया। और आजकल आपके सामने है, शादियों का सीज़न है, मुल्क भर में हमारे यहाँ सर्द मौसम में शादियाँ होती हैं और बहुत सारी होती हैं, बहुत अरसे से लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। ये सारी चीज़ें जब मिला के देखें तो ऐसे लगता है शादियों में जाके कि कोरोना गायब हो चुका है, और ऐसी बात नहीं है। तो एक तो मास्क का इस्तेमाल है। अच्छा, दूसरा ये है कि जहाँ हजूम हो, क्राउड हो, कम से कम थोड़ी सी एहतियात कर लें, कुछ वेंटिलेशन का बेहतर बंदोबस्त कर लें। मैं समझता हूँ आजकल सर्दियाँ हैं, वेंटिलेशन करते ही सर्दी भी लगती है, ख़ासतौर पे मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्दी और सख्त सर्दी का जो है वो दौर है, लेकिन अपने आप का अपना बचाव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये वेंटिलेशन और मास्क, और साथ साथ वैक्सीन। आपने देखा कि हमने वैक्सीन के जो अहदाफ थे वो पूरे किए, लेकिन अभी बहुत सारी पॉपुलेशन अवाम हमारे ऐसे मौजूद है जिन्होंने एक डोज भी नहीं लगवाई। एक तरफ लोग बूस्टर की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी पहली डोज भी लगाने की तवज्जो नहीं की। तो अगर भूल गए तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। वैक्सीन मौजूद हैं, सेंटर्स मौजूद हैं, जाके वैक्सीन लगवाइए ताकि ये ओमिक्रॉन या इस तरह का कोई नया वेरिएंट जो है उससे जान बची रहे।
डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि, लेकिन यहाँ पर ये भी बता दीजिएगा हमारे नाजरीन को कि कितना हदफ हमने हासिल कर लिया है, कितने लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है, अगर वो पहली डोज है या दूसरी डोज है या बूस्टर्स हैं, कोई इसके फैक्ट्स आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल, जो देखें सबसे अहम फैक्ट है वो ये कि जो 70 मिलियन 7 करोड़ लोगों को फुली वैक्सीनेट करना था, वो टारगेट अचीव 30 दिसंबर को हो गया था। और ये मई में सेट हुआ था टारगेट, और अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने हमारी इज्जत रखी और हमारे सारे मुल्क ने इसमें कोऑपरेट किया। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोगों की इसमें एफर्ट है, उनकी गिनती नहीं शामिल। तो एक तो ये बात है, और इससे ये भी प्रूव होता है, वैसे ये बात टॉपिक थोड़ा सा हट के, लेकिन उससे ये भी प्रूव होता है कि पाकिस्तान में जब हम किसी चीज़ का तहिया कर लें और उस पर एफर्ट करना शुरू कर दें तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा, तो ये तो बात होगी। लेकिन अगर हम दूसरी तरह से देखें तो जो अबव 12 पॉपुलेशन है, यानी 12 साल से ज़्यादा उम्र की जो पॉपुलेशन है, उसका 47%, 47% जो है वो फुली वैक्सीनेटेड है। और सो ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन 47% का मतलब ये है कि तकरीबन आधी पॉपुलेशन जो है एलिजिबल पॉपुलेशन की वो बाकी है। तो अभी रास्ता है बाकी, और इसमें हम अगर कंप्लेसेंस या कोताही करेंगे तो ये हमारे मुआशरे को ही नुकसान देगा। और आपने देखा कि बावजूद वैक्सीनेट हुए, बावजूद बूस्टर्स लगे, यूरोप में क्या हुआ है कि उनके यहाँ बहुत तेज़ी से बीमारी फैली है और उनके सिस्टम को इसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है। कई जगह उनको क्लोजर्स या बंदिशें और रिस्ट्रिक्शंस को भी अपनाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इसको हल्का ना लिया जाए, इस वायरस को, और इसके साथ वही तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ जो आज तक हम अपनाते आए। राइट, डॉक्टर साहब आपने भी 47% बताया जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। जिन्होंने सिंगल डोज लगवाई है उसके भी 0%, ताकि हम गाहे बगाहे प्रोग्राम में ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करते रहें। और प्लस ये कि कितनी ज़रूरी है, आपने बता रहे हैं कि बार बार आपने इस बात को हाईलाइट किया अपनी बात में कि लगवाना ज़रूरी है। और क्या इसकी लापरवाही से हमारी अपना फ्यूचर जो है वो रिस्क पर नहीं है? जी मैं आपको बताऊं, इसकी जो असल चीज़ है ना परेशानी वाली, वो ये है कि वक्त के साथ जैसे चीज़ माइल्ड हो जाए ना, तो लोग कई दफ़ा उसको यानी जो सुनी सुनाई होती है ना, वो उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करना शुरू हो जाते हैं। बात ये शुरू हो जाती है कि जी अच्छा अभी तो हल्का है जी, ये तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, ये मैं यहीं से ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जो कहा जा रहा है ओमिक्रॉन के बारे में, चाहे वो WHO की जानिब से कहा जा रहा हो, हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है कि अवाम को इससे बचाया जा सके? सफरी पाबंदियां के बारे से क्या आपके पास डिटेल्स हैं? और इसके साथ क्या लॉकडाउन की तरफ भी जाया जाएगा या कोई ऐसे इकदाम भी उठाए जाएंगे? ठीक, मैं आपके गुज़िश्ता सवाल का मुकम्मल दे दूं जो आप जस्ट वांट टू डबल चेक। सो जो 47% जो हैं वो मैंने आपको बताए थे, और 64% जो हैं अगर हम सिंगल और फुल डोज को मिला लें तो 64% आबादी जो है उसको कम से कम एक डोज लग चुकी है। लेकिन दिस स्टिल मीन्स के 36% आबादी ऐसी है जिसको एक डोज भी नहीं लगी, और ये बहुत ज़रूरी है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अच्छा, आपने जिक्र किया कि और क्या चीज़ें की जा सकती हैं। मैं समझता हूं कि अभी तक हमारी कोशिश है कि हतुल बसा हम रिस्ट्रिक्शंस ना करें या कम से कम करें, या ऐसी रिस्ट्रिक्शंस करें जिनको अपनाना आसान हो। मिसाल के तौर पे ट्रैवल करते वक्त और लोकल सफरी पाबंदियां जो हैं उसमें हम कहते हैं वैक्सीनेटेड आपका होना ज़रूरी है। बसों में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बैठते हैं वहाँ मास्क पहने। और हमारी कोशिश तो ये होगी कि किसी किस्म की बड़ी पाबंदी लगाए बगैर इस वेव का मुकाबला किया जाए। लेकिन देखिए गुज़िश्ता वेव्स में हमने क्या देखा, अगर सूरत हाल ऐसी हो कि हमारे हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर आना शुरू हो या उसके कुछ इंडिकेशंस आएँ, फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं। तो वो खुदा न खास्ता अगर हुआ तो उस तरफ आएंगे। लेकिन अभी मेरी डॉक्टर साहब के हमें बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त आया 47% फुली वैक्सीनेटेड हैं, 64% लोगों की सिंगल डोज हो चुकी है, लेकिन अभी भी 36% लोग हैं जिनको बिल्कुल कोई भी डोज नहीं लगी, और एक बहुत बड़ा हदफ है जो अभी हमें पार करना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। और इस हालात में जहां हमें कोरोना की जैसा चैलेंज का सामना है और हमें 5 वेरिएंट को लेकर परेशान है, और उसको लेकर हुकूमती तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर हैं, वो भी एक सवाल हम उठाते हैं। वहां सवाल आता है शाहजेब, मिनी बजट के आने के बाद एक आम आदमी की जिंदगी कैसे मुतासर हुई? बिल्कुल, और जो घरेलू बजट है मिनी बजट के बाद वो कितना मुतासर हुआ है। घरों के अंदर जो उनके बजट्स हम सेट करते हैं, या मुतवस्सित तबके की अगर बात करें तो उनके लिए परेशानी में कितना इजाफा हो गया है, उनकी जो महंगाई की वजह से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं उसमें कितना इजाफा हुआ है। माया एब्सोल्युटली शाहजेब, मैं तो ये कहती हूँ कि जो ओहदेदारान हैं, जो वो लोग हैं जिनके पास इस वक्त वो ताकत है, जो ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि तो क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया तो ऐसी क्या क़यामत आ गई। मैं एक अपनी तरफ से, किसी और का ये आइडिया नहीं है,
मेरा आइडिया है, क्या आप अपना बजट बना सकते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में अपना जो रोजमर्रा आपका जो घरेलू आपके घर का बिल्कुल बेसिक है वो बजट आप बनाएंगे? क्या वो बजट बना के हमसे शेयर कर सकते हैं? और फिर मैं जानना चाहूंगी कि आप कैसे आज के वक्त में उस बजट को और 30 से 40 हजार जो है वो महाना कमाने वाला शख्स वो अपने घर को कैसे चलाता है, बजट कैसे बनाता है? और ये हम नहीं कह रहे, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, अवाम की राय हमने जानने की कोशिश की है कि अवाम किस तरीके से समझते हैं कि उनका घर कैसे चल रहा है, कितना खर्चा बढ़ गया है। यही तमाम चीजें जानने के लिए मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान आपको अपडेट को देखिए। जी बिल्कुल, आवाम महंगाई की चक्की में पिसती ही जा रही है और आए रोज़ खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और इस वजह से शहरियों के लिए दाल रोटी का हुसूल भी मुश्किल होता चला जा रहा है। इन सब में वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं और उनकी मुश्किलात क्या हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। महंगाई का प्रॉब्लम ये है, कराची में कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। वो कहते हैं गालियाँ इमरान खान को पड़ रही हैं, लेना देना सिंध गवर्नमेंट का कुछ है नहीं, इस वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। जिसको जो मर्जी आता है वो दाम रख देता है। तनख्वाहें हमारी वही हैं, हर चीज़ डबल होगी, दालें हैं वो, आटा है वो, चीनी है वो, यानी कि किसी चीज़ में तो आदमी को रिलीफ हो, किसी भी चीज़ में नहीं है। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जहाँ पर ज़रूरत की अशिया और खाने पीने की जो अशिया हैं वो हमने ख़रीदारी करनी है और देखते हैं कि उसकी इस वक्त कीमत क्या है और एक साल के दौरान इन कीमतों में जो है वो कितना इजाफा हुआ। 5,920 रुपये का आपका बिल हो गया। खुद रोज दालें, चावल और चीनी आटे के हिसाब से। अगर आप इसमें सर्फ वॉशिंग पाउडर है, साबुन है नहाने का, कपड़े धोने का, इस तरह करेंगे तो वो तकरीबन आपको 4,500 रुपये का और इजाफा होगा। अगर एक साल का मवाजना करें, जो अभी आपने मुझे रेट दिए हैं उसमें कितना फर्क आया है? चाय की पत्ती थी 800 रुपये की, अब 1100 रुपये की। दालें भी इसी तरह उतार चढ़ाव देखेंगे तो वो तकरीबन 10 और 15% का इजाफा हुआ। इसलिए कि जो 200 रुपये का था अब वो 400 रुपये का है। रिफाइन आटा है वो 75 रुपये में बिक रहा है। चावल भी जो पे भी 10% का इजाफा हो गया, जिसमें आप टोटा, सेला, बासमती वगैरह सब मिलाएंगे तो ये तकरीबन 10% का इजाफा हुआ। तो सब टोटल अगर आप कैलकुलेशन या अपनी मार्जिन लगाएंगे तो तकरीबन ये 30% पिछले जनवरी से इस दिसंबर तक में इजाफा हुआ। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने कराची वालों के लिए जीना इंतहाई मुश्किल बना दिया है। इस महंगाई ने लाहौर की आवाम पर कितना असरअंदाज किया है, आइए हमारे नुमाइंदे से जानते हैं। जी, महंगाई के मारे आवाम जो हैं वो अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हैं, क्योंकि सब्जियों की कीमतें जो हैं वो उनकी पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही हैं। आम हालात में जो सब्जियों की कीमतें होती थी इस वक्त उसकी कीमत में तकरीबन 60% तक इजाफा हो चुका है। सब्जियों की कीमतों की अगर हम बात करें तो इस वक्त लाहौर की मुख्तलिफ सब्जी मंडियों में आलू की कीमत जो है वो 40 से 50 रुपये के दरमियान पहुँची हुई है, जबकि टमाटर जो है वो 70 से 80 रुपये, मटर जो है वो 100 से 120 रुपये, मूंगरे जो हैं उनकी कीमत भी इस वक्त तकरीबन 100 से 140 के दरमियान है। इस हवाले से लोगों का क्या कहना है और दुकानदारों का इस कीमतों के हवाले से क्या कहना है वो आपको बताते हैं। पहले लोग ये होते थे चलिए यार कम से कम दाल तो मिल जाती है, वो तो मतलब इजीली अफोर्डेबल है, वो तो खा लेता है। अब तो वो भी नहीं खा, सब्जियां बहुत एक्सपेंसिव हैं। बहुत बुरा हाल है, गरीब आदमी का तो लेना ही बहुत मुश्किल है, सिर्फ देख सकता है, क्योंकि इस वक्त जो हालात इसने हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं, सब्ज़ी तो दूर है, दाल भी बंदा नहीं ख़रीद सकता, दालें इससे भी ज़्यादा हैं। मौसम ख़राब था ना, धुंध पड़ रही थी, सब्ज़ी महंगी थी, अब मौसम खुल गया सब्ज़ी सस्ती हो जाएगी, ये होता है। अब ठंड में तुलाई नहीं होती है, जब मौसम खुल गया तुलाई होती है, सब्ज़ी सस्ती हो जाती है। 200 खरब रुपया भी वापस आ जाए तो आम आदमी की भिंडी तो 200 रुपये यहाँ मिल रही है ना, हमें भिंडी चाहिए, हमें प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए। लाहौर शहर में सब्जियों की कीमतों के बायस जहां पर दुकानदार परेशान हैं, वहीं ख़रीदारों का ये कहना है कि एक वक्त की हंडिया जो बनाने में 400 से 500 रुपये की ज़रूरत होती है, जो कि उनके बजट से बिल्कुल बाहर है। फैसलाबाद की सूरत-ए-हाल जानते हैं अपने साथी रिपोर्टर से।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में महंगाई की सूरत हाल आए रोज़ अबतर होती जा रही है। शहरियों को हर रोज़ नई कीमतें सुनने को मिलती हैं। स्पेशली अशियाए खुरोनोश की हम बात करें तो खतूने खाना जो है काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से परेशान नज़र आ रही है कि घरेलू बजट को मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। एक मजदूर की तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये है, तो लेकिन घर का खर्चा चलाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिजली की कीमतें काफ़ी ज़्यादा फ़ी यूनिट महंगी हो चुकी हैं। गैस है वो घरों में आ नहीं रही है, मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं, वो भी आउट ऑफ बजट होते जा रहे हैं उनके लिए। घर के जो मर्द हजरात हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि महदूद जो है आमदनी के वसाइल हैं और दूसरे जो है अखराजात इतने ज़्यादा हैं, बिल्स इतने ज़्यादा उनको आ रहे हैं। गैस घरों में आ नहीं रही है तो मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र और इस तरह की दूसरी जो है इलेक्ट्रिक मसनूआत वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिजली के बिल्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि इनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए, कम से कम जो 3 वक्त की रोटी खाते हैं वो तो उनके लिए सहल बना दी जाए। चिकन की कीमतें भी आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। जब भी वो मार्केट का विजिट करते हैं तो उनका कहना है कि हर रोज़ हमें नई कीमत सुनने को मिलती है, जिसकी वजह से हालात काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। एक आम आदमी के लिए, एक मतवस्त तबके के अफराद के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि वो घर का इंतज़ाम है, वो जितने भी अखराजात हैं वो किस तरह से चलाने हैं। फैसलाबाद की आपने सूरत हाल जानी, अब पेशावर की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। बढ़ती हुई महंगाई और रोज़ाना दिहाड़ीदार मजदूरों की कमाई। आया आजकल इन हालात में, महंगाई के इस दौर में दिहाड़ीदार मजदूरों के अखराजात अपनी दिहाड़ी से पूरे होते हैं या नहीं, इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, उनसे बात करते हैं जो रोज़ाना की दिहाड़ी की बुनियाद पर काम करते हैं। अच्छा ये बताएं कि आजकल आप लोगों की दिहाड़ी जो है ना वो कितनी है? बस ये 500 या 1000 रुपये बन जाता है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। महंगाई बहुत ज़्यादा है तो गरीब बंदा क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। अच्छा ये बताएं कि जितनी दिहाड़ी आपको रोज़ाना मिलती है तो उस पर घर के अखराजात पूरे होते हैं या नहीं? उसके ऊपर घर के अखराजात नहीं पूरे होते हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है, अपना खर्चा है। अच्छा ये बताएं कि जब दिहाड़ी मिलती है तो उसमें दिन के अखराजात आपके पूरे होते हैं या नहीं? सर जी एक दिहाड़ी से क्या होता है, इतनी महंगी है, रोटी भी बहुत महंगी है, घी बहुत महंगा है, दालें बहुत महंगी है, हर चीज़ बहुत महंगी है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी फिक्र में है, हर आदमी अपने रोज के चैलेंज को शाहजेब सिर्फ ये सोच रहा है कि आज का दिन मैं कैसे गुजारूंगा। बिल्कुल, और जो खवातीन हैं वो जिस तरीके से अपने घर का बजट बनाती हैं, उनको सब्जी भी खरीदनी है, छोटी छोटी चीजें सब लेके आनी है घर के इस्तेमाल की, उनको इस बात का अंदाजा होता है कि जो खर्चे के लिए उनको पैसे दिए जाते थे या जिस तरीके से वो खर्चा चला रही थी तकरीबन उसमें दुगना इजाफा हो गया है। अब उनको अगर वो 5,000 रख रही थी तो उनको 10,000 रुपए रखने अपने घर के जो पूरा बजट है वो बनाने के लिए। एग्जैक्टली, और जब वो मांगती हैं तो उनके जाहिर है घर में जो जिनकी किफायत करने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कहाँ से करें, नौकरियां हैं नहीं, काम चल नहीं रहा, कारोबार बंद पड़ा है, इतना नुकसान हो गया है माशी, किस तरह घर चलेगा, कैसे लोग महंगाई से अपने आप को इस मुश्किल वक्त से गुजारेंगे। अल्लाह के ऊपर तवक्कुल है, लेकिन छोटे से वक्फे के बाद रहिएगा हमारे साथ। सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया खान आते हैं इसके बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। तो माया यहाँ पर आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके अकाउंट में कभी एकदम बहुत सारे पैसे आए? पैसे आए नहीं, पैसे अचानक से बस गए हैं, यही नजर आया बस जाते हुए। जाते हुए नजर आते हैं कि बरतानिया में बैंक की गलती की वजह से रातों रात लोगों के बैंक बैलेंस में इजाफा हो गया और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बैंक ने गलती से 75,000 अकाउंट्स में कुल 1,30,00,000 पाउंड जमा करा दिए। वो बैठे बैठाए सब लोग अमीर हो गए और अब बैंक परेशान है कि किस तरीके से पैसे उनसे वापस लिए जाएं। बट ऑब्वियसली वो वापस अब ले रहा है और साथ साथ अपोलोजाइज भी कर रहा है कि हमसे गलती हो गई। लेकिन कोई भी इंसान अगर उठे उसको नजर आए कि ओ माय गॉड मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए, वो तो खुशी होगा। और अगर उसने किसी ने शॉपिंग कर ली हो उसी टाइम में, फिर शाहजेब क्या होगा?
होगा? बिल्कुल, वो फिर बैंक को देखना पड़ेगा कि उनसे पैसे निकलवाने किस तरीके से और क्या मनाजिर थे। हम देख रहे थे कि आतिशबाजी एक ऐसा मुनफरिद अंदाज होता है कि 12 बजते ही, जैसे ही 12 बजते हैं आतिशबाजी का आगाज होता है और बड़ी मुनफरिद किस्म की मुख्तलिफ ममालिक से हमें ये आतिशबाजी देखने को मिलती है। पाकिस्तान में भी ऐसी मनाजिर थे, दुनिया भर में मनाजिर किस किस्म के रहे, रूस की बात करें, इटली की बात करें और कौन कौन से ममालिक। न्यूयॉर्क की बहुत खूबसूरती होती है, वहां पर CNN बहुत बड़े पैमाने पर कवर करता है। न्यूयॉर्क जो बेसिकली मैनहट्टन है, वहां पर सेलिब्रेशन होती है और कोरोना की वजह से बहुत आप देख सकते हैं मनाजिर पूरी दुनिया के, लेकिन वहां पर पूरी दुनिया इकट्ठी होती है और जहां पर बड़े बड़े जैसा रूस है, रूस का जो मेन एरियाज हैं, इटली के जो बड़े इलाके हैं, वहां पर इकट्ठे होते हैं और लोग एंजॉय करते हैं। इसलिए आपको वंस अगेन हम दोनों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन साथ साथ और आपको दिखाना भी तो बहुत जरूरी है कि तुर्की, रूस और इटली में हमारे नुमाइंदगान भी इस जश्न में शरीक हुए। उन्होंने क्या देखा, क्या मनाजिर देखे, वो आपको दिखाते हैं। लोगों ने जो है यहाँ पे उम्मीद जाहिर की है कि नया साल जो है वो कोविड से होने वाली तबाहियों से जो है वो महफूज रहेगा और दुनिया भर में खुशहाली का दोबारा बनेगा। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारी तरफ से सारी दुनिया के जितने भी पाकिस्तानी भाई दुनिया में रह रहे हैं उन सबको नया साल मुबारक। रूस में भी नए साल 2022 को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा गया है। रात 12 बजे मॉस्को के क्रेमलिन के बुर्ज पर नस्ब बड़े घड़ियाल के बजते ही जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसको देखने के लिए रेड स्क्वायर पर हजारों लोग मौजूद थे, जिनमें औरतें, बूढ़े और जवानों के साथ साथ दुनिया के बेशतर ममालिक से आए हुए सयाह भी शामिल थे। रूसी लोग नए साल से पहले रंजिशें भुला देते हैं, कर्ज अदा करते हैं और अधूरे काम मुकम्मल करते हैं। रूसियों का कहना है कि नए साल का घड़ियाल बजने के दौरान जो ख्वाहिश भी की जाए वो पूरी होती है। जी वाओ वाओ, इमेजिन करो कितना मजा आ रहा है शाहज़ेब देखकर। हमारे नुमाइंदे किस तरीके से कवर भी करते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इसका भी कि आपने हमें पूरी दुनिया के मनाज़िर दिखाया कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सेलिब्रेशन जैसे हुई है। बात करनी थी ना कि मुझे रूस जाना चाहिए, हम साथ चलेंगे, रूस चलेंगे। इतनी ठंड आपको लगती है कराची में, अगर आप रूस चली गई तो क्या हाल होगा? वहाँ इंतजामात होते हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन इंतजामात ये नहीं पता हमें कि हम आगे आएंगे जाएंगे, यहाँ आना जाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल लेके जा रहे हो दूसरी दुनिया में, लेकिन ये तो दुनिया का गोल चक्कर हमने आपको लगवाया न्यू ईयर ईव का। अब आपको वापस लेकर आते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री क्या बता रही है। बिल्कुल, आने जाने की बात हो रही तो आना जाना अब मुश्किल हो जाएगा। और कैसे मुश्किल हो रहा है? क्योंकि गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं, मुसलसल महंगी हो रही हैं। मिनी बजट के बाद भी एक झटका लगा है पूरी आवाम को कि जितनी गाड़ियां आप खरीदने की ख्वाहिश रखते थे, अब आपको एक बार फिर अपने बजट को एक दफा रिवाइज करना होगा, उसमें कुछ पैसे इजाफी शामिल करने होंगे, तब आप गाड़ी खरीद सकते हैं। तो खबर कुछ ये सामने आई कि 1000 सीसी और उससे जायद तक की गाड़ियों पर टैक्स नाफिज हो गया। यही नहीं, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस, एडवांस टैक्स में 100% इजाफा किया गया। गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी गई, यानी कि अब गाड़ियों की कीमत में खासतौर पर 1000 सीसी और उससे जायद गाड़ियां जो हैं वो एक बार फिर महंगी होने जा रही हैं। बिल्कुल, ऑटो सेक्टर जो है इस वक्त ठीक ठाक असरअंदाज हुआ है इस मिनी बजट के बाद, और किस तरीके से अफेक्ट हुआ है, क्या क्या हमारे इसके रिपरकशंस हो सकते हैं आवाम के ऊपर, किस तरह इसका आएगा। जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री चला रहे हैं उनका खुद का क्या कहना है, इस हमारे साथ मौजूद है ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे शहजाद साहब, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर ये बताएं कि ये क्या होने जा रहा है, एक बार फिर गाड़ियों में कितना इजाफा होगा? टैक्स भी देख रहे हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी देख रहे हैं, 100% कह रहे हैं इसमें भी इजाफा कर दिया जाएगा। तो जो प्राइसेस हैं उस पर कितना फर्क पड़ेगा अगर 1000 सीसी गाड़ी की बात करें तो? देखें, इस वक्त जो सिनेरियो है ना, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, पाकिस्तान जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। लेकिन ये जो हमारा लोकल प्लेयर्स जिसमें पुराने 3 हैं, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, और अब 6-7 और आ गए, ये लग गए हैं, आप लफ्ज़ में सख्त निकाल रहा हूँ, ये लूट मार में लग गए हैं और इनके मुंह खून लग चुका है। हम जब तक लोकल असेंबलर्स, जब तक वेंडर और ये तमाम लोग हर चीज़ पाकिस्तान में नहीं बनाएंगे, हम जब तक मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं बनाएंगे, हम
CKD, SKD, असेंबली और रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, हमारा करोड़ों डॉलर हमारा बाहर जा रहा है। सर मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगा, हम तो ये बात करते थे कि जब ये नई कंपनीज मुतारिफ होंगी, नई कंपनीज आएंगी तो जिनकी एक तरह मोनोपोली बनी हुई है वो टूटेगी और कीमतें कंपटीशन में कम होंगी। तो आप तो ये बता रहे हैं कि ये कीमतों में इजाफा हो रहा है इनके आने की वजह से। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जो टोयोटा बनाता है वो सुजुकी नहीं बनाता, जो सुजुकी बनाता है वो होंडा नहीं बनाता। और जो ये 6-7 प्लेयर लेकर आए ना हमारे जहाज में, ये जो बहुत सारे हैं जिसमें MG आ गया, होंडाई आ गया, किया आ गया, ये हमारे इत्तेफाक की बात की शादी हुई मेरी तो उसमें ससुराल में आएंगे। तो ये आप देखें कि जो पुराना प्लेयर था वो तो लूटमार कर ही रहा था, इन लोगों ने भी उसी रंग में ये भी रंगे। देखें मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बिजनेसमैन का काम है कमाना, लूटमार करना नहीं, ये लूटमार हो रही है। अब आपने कहा जी क्या फ़र्क पड़ेगा, तो 70,000 से लेके 6 लाख रुपए तक मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर प्राइजेस में फ़र्क आएगा। 70,000 से 6 लाख जी, 60,000 से लेके 60,000 से और 6 लाख रुपए तक गाड़ियों की प्राइस में फर्क आएगा। अच्छा ये बात यहाँ पर ये बता दें, एक्साइज ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं, तमाम ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, तो अगर 10 लाख की गाड़ी है, आसान अल्फाज में जरा समझा दें, 10 लाख की गाड़ी कितने की हो जाएगी? यार आप मजाक कर रहे हैं, 10 लाख की गाड़ी को यही नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं भी यही सवाल करूंगी कि 10 लाख समझने के लिए मैं ये कहता हूँ जो 17.5 लाख की सुजुकी अल्टो है ना, वो तकरीबन 19 लाख रुपए की हो जाएगी। माशाल्लाह, ठीक है जी, ठीक है। और जो मैं सदमे में चले गई हूँ आपकी इस बात नहीं, वो आप जो सोच रही हैं 4 व्हीलर्स के लिए ना, वो मेरा ख्वाब है और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपने दुआ करनी है मेरे लिए लाज़मी। अच्छा देखिए यही नहीं है, एक तो ये हो गया, फिर रजिस्ट्रेशन के ऊपर फेडरल हुकूमत ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे विद होल्डिंग टैक्स जो 50,000 था उसको लाख कर दिया, जो लाख था उसको 2 लाख कर दिया, जो 2 लाख था उसे 4 लाख कर दिया। तमाम गाड़ियों पे 17% सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। अच्छा देखें, आज गाड़ी है ना वो लग्जरी नहीं है, नेसेसरी है। बिल्कुल, जिसके 3-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, वो चाहता है मुझे सस्ती गाड़ी मिले। उसकी वजह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि लोग मजबूर हैं, लोग कि वो गाड़ी खरीदते हैं, उस पर गुजारा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं यही आपसे सवाल करना चाहूंगा, शाह फासले भी हैं, लेकिन फासले शाह भाई मुझे एक और सवाल करना था, शाह भी सवाल कर ले कि इस वक्त आपने कहा कि चले एक गाड़ी जो है ना इतनी महंगी हो गई है, इंसान सोचते बाकी सोच से भी दूर है, अब उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस भी, तो ये फीस भी, तो वो फीस भी, तो आपको जो मैंने गाड़ी की कीमत बताई ना, तो आप बुक कराएंगे तो 6 महीने बाद मिलेगी। हाजिर चाहिए तो सुजुकी अल्टो 3 लाख रुपए ब्लैक मार्केटिंग। आप कहाँ बैठे हैं? अच्छा 92 में भी नहीं बैठे। देखें जो ओन मनी आपको पे करना पड़ेगा। देखें जुल्म, देखें यही जो सुजुकी अल्टो है हमारे पड़ोस मुल्क में, मुझे मजबूरन ये नाम लेना पड़ता है, पड़ोस मुल्क का इंडिया का, मारुति जो है वो 3.25 लाख की गाड़ी है, और अगर उनका रुपीस स्ट्रांग है तो वो 7.5 लाख बनते हैं। आप अब 19 लाख की गाड़ी लेंगे और हाजिर में लेंगे तो 3 लाख रुपए उस पर ब्लैक मार्केटिंग भी देंगे। आप पैसों का फर्क दें, क्यों? वो कंप्लीटली मेड इन इंडिया बना रहा है, हम कंप्लीटली चूचू का मुरब्बा बना रहे हैं। Exactly. हम कर ये रहे हैं, हम CKD, SKD, असेंबली, हम और रॉ मटेरियल, हमारा वेंडर जो कहता है कि जी हमारे पास इतनी सनतें, रॉ मटेरियल बाहर से मंगा के फिर इस्तेमाल करता है और वो बना के फिर पार्ट्स देता है या लाइटें बना कर देता है। हाई पार्ट्स तो हमारे यहाँ बनते नहीं, हाई टेक्नोलॉजी तो हमारे यहाँ बनती नहीं है, हम मजबूर हैं बाहर से लाने पे। मैं ये हुकूमत से कहता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जब ये आई थी तो हमें ये लग रहा था कि वाकई कुछ होगा, क्या बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा आपने लोकल मार्केट को बेहतर करने के लिए जिस तरीके से हमने देखा अभी माजी में, एक तो गाड़ियां आई भी लोकल मार्केट की बनी हुई थी, बेशक उनके पार्ट्स उन्होंने मंगवा के फिक्स किए, इस तरीके से मैन्युफैक्चर की, लेकिन वो फ्लॉप हो गई बिल्कुल। उसे बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कंपनीज आपके ख्याल में अगर आती हैं तो क्या वो इनका मुकाबला कर सकेंगी जो जापानीज गाड़ियां आ रही हैं? ये तो इशू बता रहा है, इसके ऊपर कोई बात भी करता है? ये मतलब कोई असल में है भी, इग्नोर करते हैं? देखें जी, 3 महकमे ऐसे हैं, एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, एक मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज, और वजीर जो हमारी तिजारत है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये इन चीज़ों को फोकस करती है। उन्हें फिक्र ही नहीं पड़ी, वो कह रहे हैं कि जी अवाम, असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी आवाम की भी गलती ये है कि हमें बर्दाश्त नहीं है, चाहिए तो अभी चाहिए, हम वेट करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, और हमारी प्रोडक्शन ये क्यों नहीं बढ़ा रहे? देखें आज हम जब बात कर रहे हैं, हमारी सालाना ज़रूरत 10 लाख गाड़ियों की है। ये लोकल असेंबलर, ये जो लोकल असेंबलर जो है वो 3 लाख 3.25 लाख गाड़ियाँ असेंबल करता है, 30-40 हज़ार गाड़ियाँ PR बैगेज गिफ्ट के तहत बाहर से आती हैं। उसके बावजूद 6.5 लाख गाड़ियाँ लोग मजबूर हैं।
जैसे अभी आप बता रहे हैं देखें वो 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी जो रोडों पर गाड़ियाँ चल रही हैं वो लेने पे मजबूर है। अगर उसे उसकी कीमतें खरीदने अगर कोई गाड़ी अच्छी मिल जाए वो पुरानी गाड़ी क्यों खरीदेगा? अच्छा, बिल्कुल सही। शाहजाद भाई, मैं आपकी आपकी बात से एक सवाल आ रहा है मेरे ज़हन में। एक आम आदमी है, ठीक है, हम लोग अक्सर जो है आम आदमी जिसकी बेसिक तनख्वाह जो है 30, 40, 50 हज़ार बहुत से बहुत अगर है, उसको क्या करना चाहिए? वो सोच रहा है कि मेरी फैमिली बड़ी हो रही है या मेरी अब फैमिली बढ़ने वाली है, मैं किस तरीके से गाड़ी लूँ, मैं कितने अरसे बाद प्लान करूँ? अच्छा, मैं आज से 4 साल बाद फैमिली प्लान करूँ क्योंकि मैं 4 साल बाद गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ। व्हाट अ वन पर्सन शुड डू? देखिए, अगर आज से 4 साल पहले ये बात आप करती हाँ। तब भी मेरा ये जवाब था और आज भी ये जवाब है, और आइंदा 4 साल बाद आप प्लानिंग करेंगी तो ये जो 19 लाख की गाड़ी है ना, ये इतनी सी छोटी सी मुन्नी सी चुन्नी सी जो गाड़ी है, हाँ। ये हो जाएगी तकरीबन कोई 25 लाख की। हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं है। हमारे यहाँ जब तक हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, हमारा रॉ मटेरियल जो पाकिस्तानी रॉ मटेरियल से तमाम चीज़ें तैयार नहीं होंगी, गाड़ियाँ सस्ती नहीं होनी। हम टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ लाते हैं ना बाहर से, वो आपको सस्ती मिल सकती है। क्यों? कि वो डॉलर ड्यूटी भी बाहर से आती है। हमारे यहाँ वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं और वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं डॉलर बचाओ, डॉलर बचाओ। आपका करोड़ डॉलर तो ये खरीदारी में जा रहा है। जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करके डॉलर ला रहा है वो ये इंपोर्ट करता है सीकेडी, एसकेडी, असेंबली और रॉ मटेरियल, उसमें आपका डॉलर जा रहा है। तो आप कर क्या रहे हैं? तो इनको भी कहा जाए, लोकल असेंबलरों को, अपने डॉलर का इंतजाम खुद करें। जैसे हमें यूज गाड़ियां जो हम बाहर से लाते हैं, हमें कहा गया कि जी बाहर से जो गाड़ी लाएगा वो डॉलर लेकर आएगा। ऐसे इन पे भी डाला जाए ताकि ये जो हम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, हमें कर्जे डॉलर में देने हैं, हमें दूसरी चीजें डॉलर में देनी है, हम ये कैसे देंगे? जब तक एक जमा पॉलिसी देखें, अभी कुछ दिनों पहले, 4 दिन पहले जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑटो पॉलिसी, उसका नाम दिया है ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है, मैं उसको कहता हूँ वो ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी नहीं है, वो लोकल असेंबलर बेनिफिट पॉलिसी आई है। ये जितने हम बातें कर रहे हैं ना, ये आवाम के ऊपर इसका जो है ना रद्द-ए-अमल जाएगा, इसका पैसा लोगों की जेबों से जाएगा, तमाम टैक्सेस। गाड़ी की कीमत कम नहीं हो रही, जो असेंबलर लूट मार कर रहा है, जो लूट रहा है, जो पैसे कमा रहा है, उस पर गवर्नमेंट नहीं कह रही कि अपने प्राइसेस कम करें। हुकूमत उन लोगों पे ये बोझ डाल रही है कि जो वो हुकूमत ये देखती है ना, यार ये एमजी की जो गाड़ी आई इस पे 10 लाख रुपए ब्लैक चल रहा है, ये 10 लाख ब्लैक में भी गाड़ी खरीद रहे हैं। वो ये देख रही है हुकूमत, बोला इन पे और टैक्स डालो, और टैक्स डालो। और लोकल असेंबलर जो लूटमार में लगा हुआ है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। देखें, हम एज ए कार डीलर्स, हम चाहे बाहर से गाड़ियां लाएं या लोकल गाड़ियों का हम काम करें, हमारे कारोबार जो है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गए। सही कह रहे हैं। जब आपकी कुव्वत खरीद में, जब आप मेरे पास गाड़ी खरीदने नहीं आएंगे तो मेरा घर का चूल्हा कैसे चलेगा? हुकूमत इन बातों को क्यों नहीं समझती? हुकूमत आज भी, चलें जी देर हो गई कोई मसला नहीं, आज भी हम ये तैयार कर लें कि बाहर से ना सीकेडी आएगी, ना एसकेडी आएगी, ना असेंबली आएगी, ना रॉ मटेरियल आएगा, इनको प्रेशराइज करके ये तमाम चीजें पाकिस्तान में बने। तो तैयार करने से कौन रोक रहा है शहजाद भाई? ये देखे ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये कि जो डिलीशन प्रोग्राम थे ना इनके 1981-82 में सुजुकी के साथ हुआ, ठीक है, 1990-92 में जो टोयोटा होंडा के साथ हुआ, वो डिलीशन प्रोग्राम इन्होंने खत्म करा दिए चालबाजी से। अब ये ट्रेडर्स हैं, ये तमाम चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कौमी असेंबली और सेनेट में जाके ये जो इन्होंने ट्रेडिंग का काम शुरू किया इसको बंद किया जाए, और असेंबली में ये दोबारा अप्रूवल ली जाए कि तमाम लोकल असेंबलर जितने भी हैं वो मैन्युफैक्चरर बने और तमाम चीज़ें पाकिस्तान में बनाए। जब भी आपका जो ख्वाब है वो पूरा होगा, आपका ख्वाब है वो पूरा होगा, मेरा ख्वाब है वो पूरा होगा, मेरे पाकिस्तानी जो चाहता है मेड इन पाकिस्तान गाड़ी लेना, उसका ख्वाब जब पूरा होगा। वरना ये जो 5, 10, 15 हो गए ये लूट मार करते हैं इनके। और अगर मेड इन पाकिस्तान गाड़ी होगी और फर्ज करें 1000 सीसी गाड़ी है तो कीमत में कितना फर्क आएगा? फिर आपसे कहा ना, पड़ोस के मुल्क में 7.5 लाख की गाड़ी exactly. है। कितना बड़ा अच्छा, हमारे मुल्क में फिर 8-10 लाख के अंदर आपको 1000 सीसी गाड़ी मिल जाएगी। जब ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे पता नहीं कब होगा, कब गाय कटेगी और खाल उतरेगी और गोश्त बढ़ेगा। लेकिन उसका बेहतरीन हल मैं ये कहता हूं कि हुकूमत हमें इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की 5 साल पुरानी गाड़ियों की इजाजत दे और हमारे साथ बातें अगर सही करे, क्योंकि डॉलर ड्यूटी भी हम बाहर से ला रहे हैं, गाड़ी की ड्यूटी भी हम बाहर से ला रहे हैं, गाड़ी भी हम बाहर से ला, आज भी हम 10 लाख के अंदर गाड़ी देने के काबिल हैं।
हैं। अगर हुकूमत देख ले और ये जिनके मुंह खून लुक चुका है उनको मजीद परवरिश ना करे, उनकी हुकूमत उनकी परवरिश कर रही है। देखें किसी नई इंडस्ट्री को डालते हैं ना तो उसके लिए तो हुकूमत चाहे उनको बेनिफिट दे ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो। ये तो 40-40 साल से हो गए, इतने मोटे हो गए कि अपने पाँव पे खड़े हो नहीं पा रहे। इतनी लूटमार कर ली है कि इन लोगों ने उससे मुख्तलिफ और कारोबार कर लिए और दुनिया में और कारोबार कर लिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं शायद भाई कि इस वक्त जो है हमें इम्पोर्टेड गाड़ियों पे हमें जो है कम से कम जितना हो सके उस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं, देखें लोकल असेंबलर तो आप भी समझ चुके हैं, हम भी समझ चुके हैं, जब तक ये नहीं इम्प्लीमेंट होता है जनाब, जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाते, तमाम हमारा वेंडर और लोकल असेंबलर मेड इन पाकिस्तान के लिए तमाम चीजें पाकिस्तान में ना बनाए, जब तक इस्तेमाल शुदा 5 साल पुरानी गाड़ियों की इजाजत दें। पाकिस्तान में बन सकता है मेड इन पाकिस्तान गाड़ियां हो सकती हैं? 50 साल होने वाले, अभी तक तो नहीं हुआ है। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन फीस और एडवांस टैक्स इसके बारे में बता दें। ये जैसे 100% इसका कहा जा रहा है, ये किस तरह से असरअंदाज होता है गाड़ियों की कीमत पर? देखें आपने गाड़ी खरीदी, पहले तो आपको देखें अभी आप गाड़ी बुक कराने जाएं कि गाड़ी बुक नहीं होगी, किसी तरीके से आपने अगर जबरदस्ती करा भी ली ना तो आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा। 6 महीने बाद जब गाड़ी आएगी और आप कहेंगे मैं 6 महीने बाद क्यों लूँ, मुझे तो अभी चाहिए, तो ब्लैक मार्केटिंग आपने करनी है, ये हो गई। उसके बाद आप जाते हैं गाड़ी रजिस्टर्ड कराने के लिए, तो वहाँ पर ये पैसा आपसे गवर्नमेंट ऑफ वसूल किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अपने अलग टैक्सेस हैं और ये विफाक के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपसे टैक्स लेगी। तो ये जो एक आल्टो है ना, अब ये 1 लाख रुपए और महंगी हो गई और प्रोडक्शन करते हैं 2022 रजिस्ट्रेशन के ऊपर 1 लाख रुपए आपको और देना है, रजिस्ट्रेशन में 1 लाख और देना है। 2022 में गाड़ी अगर फर्ज करें ऑल्टो इस वक्त 17 लाख रुपए की होने जा रही है। भाई मैंने आपको बताया ना, जो 17.5 लाख की थी वो 19 लाख की हो गई, रजिस्ट्रेशन का 1 लाख खर्चा मिला के 20 लाख की हो गई। और आने वाले दिनों में कोई अच्छी चीज मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो अभी भी जो ऑटो पॉलिसी 2021-2026 आई है ना, वो इनके लिए हनीमून बनाने के लिए आई है, ये एंजॉय करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ साहब हमारे साथ आज मौजूद और एंजॉय करेंगे, लेकिन अवाम कैसे एंजॉय करेंगे, अवाम कैसे एंजॉय करेगी? थैंक यू शहजाद भाई आपके आने का और हमारे ख्वाबों को थोड़ा सा झटका देने का। लेकिन फिर भी मैं दुआ करूंगी और आपके लिए भी करूंगी, हम सब अपने एक दूसरे के लिए करेंगे कि हम वाकई में एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक वक्फे की तरफ भी ये बढ़ते लम्हात ये कह रहे हैं कि रहिएगा हमारे साथ। शाहजेब अहमद और माया खान विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब अहमद और माया खान आपके थे मुंतजिर, और जाहिर हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, सेहत, फाइनेंशियल, इमोशनल एंड फिजिकल, लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग। बट देन अगेन इन चैलेंजेस के बारे में जब तक उनकी निशानदेही नहीं होगी, अगर हम कोविड की बात करते हैं तो 47% लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, 64% को जो है सिंगल डोज लग चुकी है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा 36% बाकी है जिनको डोसेजेस नहीं लगी हैं वैक्सीनेशन की। साथ साथ अगर हम और बात करें, और शाहजेब दिल से जुड़ी पूरी जिंदगी, कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, पूरा इंसान खड़ा रहता है, दिल एक वो चीज है जिसका हम अपनी डाइट के थ्रू ख्याल रखते हैं। सोचों से पैल्पिटेशंस होती हैं, तबीयत खराब होती है, लेकिन दरअसल जो हम खराब करते हैं वो हम माहौली आलूदगी और उस खाने की चॉइसेस को लेकर करते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट, जस्ट इमेजिन ड्रिंक्स में कितनी चीजें होती हैं। इसी का हम जिक्र कर रहे हैं कि मीठे मशरूबात किस तरीके से आपकी सेहत पर असरअंदाज होते हैं, क्या नुकसानात उसके होते हैं, अगर कोई फायदा होता है तो क्या फायदा होता है, या हमें उसको बाकी छोड़ना पड़ेगा। मीठे मशरूबात में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं, आपके वो तमाम मशरूबात हैं जो हमें पैकिंग में मिलते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, हम जाते हैं, खरीदते हैं, पी लेते हैं। इवन हम उन जूसेस को भी कंसिडर करते हैं कि बड़े हेल्दी हैं हमारे लिए, लेकिन ये तमाम चीजें आपका किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही हैं, ये तमाम चीजें आपको दिल की बीमारियों में मुब्तला कर रही हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे, ये बहुत अहम इशू है और हम देख रहे हैं कि दिल की बीमारियां भी हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। शाहजेब, मैं तो आज सवाल करूंगी जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनसे कि खाने के साथ ड्रिंक्स पीना बहुत जरूरी है, ये पीना बहुत जरूरी है, यार ये नहीं होगा तो हम खाएंगे नहीं, मेरे लिए वो वाला ले आओ, मेरे लिए फलां वाला ले आओ, आपके साथ वो कर क्या रहा है आपको मालूम ही नहीं है। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर फवाद हमें ज्वाइन कर। सब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सब पहला सवाल तो हम यही आपके सामने
रखेंगे कि ये मीठे मशरूबात या सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी से, या फिर भी हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इत्तेदाल हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या हो गया है कि अब मशरूबात होगी सिर्फ ये सॉफ्ट ड्रिंक्स या मीठे मशरूबात, और प्रॉब्लम सबसे 2 साल के बच्चे से लोग फीडर में डाल के ये पिला रहे हैं, तो टेस्ट बड जो डेवलप हो रहे हैं, हमारे कन्वेंशनल बहुत अच्छे मशरूबात थे, लस्सी है, सत्तू है, लातादाद चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फाइब्रस ऐसे कंटेंट जो न्यूट्रिशियस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इनका प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत ही कम मिकदार में आप बहुत ज़्यादा शुगर की मिकदार, बहुत। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक तो ये बाकी मीठे मशरूबात तो आपको फील होती है मिठास, कोल्ड ड्रिंक ऐसी चीज़ है जिसमें मिठास फील नहीं हो रही, लेकिन एक आम मशरूब के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा चीनी यानी शुगर की मिकदार उसमें इस तरह से इंडल्ज कर दी गई है कि उसको कभी कभार तो मैं कहता हूँ कि वो लेने के बाद थोड़ी देर के लिए आपका पेनक्रियास पागल हो जाता है। इतनी मिठास कहाँ से आ रही है? जी, वो यानी मैदे में जिसको आदत ही नहीं है, और वो मिठास डायरेक्टली ब्लड में जा रही है। तो आप किसी जैसे एक मालबरदार चीज पे एक की जगह 15 बोरियां एकदम से डाल दें, तो वो जब तक कि आपका पेनक्रियास नॉर्मल होता है वो तो ये बिल्कुल सही इस तरह से बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो एग्जॉस्ट होने लगेगा। अच्छा, ये तो वो है कि आप अपनी नेचुरल हैबिटेट को एक ऐसी, यानी अपने पूरे मैकेनिज्म को एक ऐसा चैलेंज दे रहे हैं कि वो मुसीबत में पड़ जाता है। बिल्कुल। दूसरा, इस मिठास का नुकसान क्या है कि 12 से 15 साल के बच्चे इस तरह पी रहे हैं, तो अब आज आप देखें कि स्कूल गोइंग बच्चों की टमी निकली हुई होती है, फैट, एब्डोमिनल फैट क्यों है? ये सारा ये इम्प्रॉपर डाइट, और उसमें कोल्ड ड्रिंक का बहुत बड़ा पार्ट है। अच्छा, ये तो हम सिर्फ इसकी मिठास के रिलेशन में डिस्कस कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक को आप ले लें तो एसिड है, और एसिड आप यहाँ से शुरू करें, दांत के एनामल से लेके जिस्म के हर हिस्से, इंटरनल मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम, बोन्स, यानी पता नहीं लातादाद नुकसान कर देता है आपके पूरे सिस्टम की। और आप हैरत ज़्यादा ये होंगे कि आप यहाँ से पहाड़ों की चोटी पे चले जाएं तो बाहर वो जो ढाबे बने हुए होंगे उन पे कोल्ड ड्रिंक्स की बेशुमार, यानी वो जो हमारी हेल्दी लिविंग गांव या देहात या छोटे कस्बों में हुआ करती थी, इस कोल्ड ड्रिंक ने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है, हर जगह पहुंची हुई है, हर जगह। खाने के साथ लेना कितना खतरनाक है। देखें, एक तो देखें खाने की अपनी एक वैल्यू न्यूट्रिशन, और उसमें भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि फाइबर और प्रोटीन ज्यादा हो, फैट उसमें भी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि वो एक अपना उसमें एक एडिशन कर रहे हैं के साथ एक सोडा वाला मतलब लेते हो, और ये पता नहीं किसने कह दिया है कि ये हजम करने में मदद देती है। वो सिर्फ एसिड है, 7up हमें हजम करने में मदद करती है। एसिड है जिससे मैदे की हरकत थोड़ी सी तेजी महसूस होती है, जिससे आप फील करते हैं कि चीजें बड़ा जल्दी, जो कुछ मैंने खाया वो सब कुछ चला गया। नहीं ऐसा कुछ नुकसानदेह, ऐसा कुछ नहीं, दूध डालकर, दही डालकर, सिर्फ वक्ती मैदे की हरकत तेज होने की वजह से ये महसूस होने लगता है कि शायद, देखें, हजम होना तो ये है आंत से खून में, खून से फिर जिगर, जिगर उसको इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़े, तो ये कोल्ड ड्रिंक वहां थोड़ी जाएगी, ये सिर्फ आपकी आंतों की जो तेज हरकत है उससे एक महसूस मिल गया कि ये जरा जल्दी से। यही वजह कि आज हम देख रहे हैं कि बच्चों से लेके बड़ों तक जो दिल की बीमारियां हैं उनमें बहुत इजाफा हो रहा है। और इसके साथ मैं एडिशन एक और ये भी करता हूँ सवालात की कि किस तरीके से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है, हमें क्या करना चाहिए अपनी आम जिंदगी में, रूटीन में, कि हम दिल की बीमारी से दूर रह सकें। ये तो एक एस्पेक्ट था कि ये शुगर का ज्यादा होना। अच्छा, ओवरऑल दिल की बीमारियां जो यंग एज में आ रही हैं वो ओवरऑल लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आजकल हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी के कोई चांसेस नहीं है। बच्चों के पास कोई प्लेग्राउंड नहीं है, स्कूलों में कोई खेल के मौके नहीं है, हर खेल बस अब अपने टैबलेट्स पे, फोन पे और इस पे चला गया। तो फिजिकल एक्टिविटी से, ये तो मैं बच्चों की बात करूं, ओवरऑल एक पूरी जनरेशन फिजिकल एक्टिविटी से दूर होती जा रही है। ऐसे सहूलियात हो गई हैं कि आपको चलने फिरने की अब जरूरत है ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप खुद मोटिवेट हो। जी, कम से कम आधे पौन घंटे की जो लाजमी है फिजिकल एक्टिविटी, आधे से पौन घंटे की हर आदमी को अपनी लिमिट्स। अच्छा, वो भी वो वाला नहीं है कि पार्क में 2 आदमी टहल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसी चहलकदमी नहीं करनी है, कार्डियो करना जरूरी है। पतले पतले लोगों की भी तोंदे निकली हुई होती हैं, मतलब समझ ही नहीं आता। तो वो एक बैलेंस अपना रखना है कि आपकी कैलोरी इनटेक क्या रह रही है और आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं, और उसका सिंपल फार्मूला 1 इंच टेप आपके
पास हो और अपने पेट को नापते रहें। जिस दिन ये पेट पे चर्बी आनी शुरू हो गई, समझ लें आपका ये बैलेंस आउट हो रहा है, आप इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं। और मैं इसलिए अपने तमाम मरीजों को, लोगों को कहता हूँ कि भाई अपना एक मंथ का एक ऑडिट दिन बना लो, जिस दिन आपने वेस्ट अपनी नापनी है। मैं तो शर्मिंदगी से नापता ही नहीं हूँ कि ना कि पता लग जाए कि पैंट शर्ट पहनने वालों को पता चल जाता है, चाहे वो नापे या ना नापे, हमारी बाकायदा वाज़ेह हो रही है। आइडिया हो जाता है। मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि आप आज जब ये जो भी शो देखे ना, वो आज उठे कि भाई कम से कम आज वो ना पिए, जो रेगुलर पीने वाला है ना, कम से कम ये मैं भी कहती हूँ ये भी हमारा बहुत टेक अवे हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, उसमें क्या होता है कि देखिए इस किस्म की चीजें, मीठे मशरूबात, वही हम कहते हैं हम कन्वेंशनल पे क्यों नहीं जाते। फलों के आजकल इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, आप जूस घर पे बना सकते हैं, नहीं घर पे बना सकते हैं, अब तो बस डालना होता है, वो बन के निकल आता है, अब कहीं किसी ठेले उस पर जाना नहीं पड़ेगा, आप खुद कर सकते हैं। तो नेचुरल जो मशरूबात हैं उनको यूज करें। अच्छा, उसमें भी फिर डिपेंड होता है आप शुगर के मरीज हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर कोशिश करें फल खाएं, बजाय इसके कि उसका जूस निकाल आप फल खाएं। अक्सर लोग डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं, लोगों को ना एकदम से जिस तरह कहते हैं ना, आपने कहा कि ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई नहीं, आपकी गैस्ट्रिक वगैरह आपको ठीक होती, पीने के बाद एकदम से उनको टीस उठना शुरू हो जाती है। देखिए मैदा जो है ना, वो भी एक हरकत देता है, तो आपको एक ऑर्गेनिक पेन फील होता है। दिल का दर्द और मैदे का फर्क यही होता है कि वो एक वक्ती जिसे आप खाने से रिलेट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ फील होती है। एक आपका सवाल है कि मैं चाह रहा हूँ उसको कंक्लूड करूँ बातों को, कि दिल के मर्ज से बचा कैसे जा सकता है। एक हेल्दी आदमी को इम्पॉर्टेंट ये कि आप अपने तमाम रिस्क फैक्टर का ख्याल रखें। अभी हम जो मीठे की बात कर रहे हैं, ये रिलेट करता है ओबेसिटी से डायरेक्टली। जितना आप ज्यादा मीठा खाएंगे, आप ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू होंगे। मीठा जितना कम कर देंगे, मोटापा कम होना शुरू होगा। इससे हट के 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यंग लोगों के लिए। सेहत की हालत में ब्लड प्रेशर को चेक करा लेना, शुगर को चेक करा लेना, कोलेस्ट्रॉल को। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चेक करा के पता चलेंगी। हमारे यहाँ लोग वेट करते रहते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब चेकअप होगा। 30, 35, 40 साल के लोग, कभी उन्होंने अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराया। और फिर क्या होता है, ये चीजें डायरेक्ट पेचीदगी के हवाले से आपको जाहिर होती हैं। दिल का दौरा पड़ा, पता चला शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, ब्लड प्रेशर भी है। तो ये बुनियादी चीजें, सेहत की हालत, ये 3 चीजें। बाकी अभी हमने जैसे जिक्र किया, फिजिकल एक्टिविटी करनी है 30 से 40 मिनट की। डाइट का ख्याल इस अंदाज से रखना है कि आप मंथली अपना ऑडिट करके देखते रहें कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग बहुत ही, और मैं आज हैरान हूँ कि बड़े तो छोड़े, छोटे स्कूल गोइंग बच्चे आपको कहीं कोने खुदों में वो पीते हुए नजर। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। ये तमाम बुनियादी जरूरियात हैं जो आपको पूरी करनी है। इन तरीके से आप बच सकते हैं दिल के अमराज से भी। और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, शुगर अपनी चेक करते रहें, और डेली की एक्सरसाइज करना तो बहुत ही जरूरी है। तो ये तो बात हो गई हमारी सेहत के हवाले से, क्योंकि जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ जरूरी है, उतनी आपकी मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। तो डॉक्टर फवाद हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो में ज्वाइन किया, इस तरीके से हमें सारी चीजें एक्सप्लेन की। और दोबारा आपको तकलीफ देंगे और दोबारा आपसे वक्त लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे जो अभी भी मेरे जहन में रह गए थे। और डॉक्टर साहब के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे एक ऐसे, जिस तरह उन्होंने कहा ना कि खुद यू हैव टू टेक चार्ज, आपको खुद अपनी लाइफ का जो है चार्ज लेना पड़ता है। और अगर आप छोटी उम्र से बच्चों को शुगर दे रहे हैं, लेकिन अगर छोटी उम्र से बच्चे रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाएं, छोटी उम्र से बच्चे चैलेंज लेना, एक्सेप्ट करना सीख जाएं, छोटी उम्र से बच्चे आइकॉन बनना शुरू हो जाएं, छोटी उम्र से बच्चे इंस्पिरेशनल स्टोरी बन जाएं, तो शाहजेब ऐसे लोग फिर मीरब जैसे होते हैं। और उनको हम सलाम पेश करते हैं, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हम वाकई उनको सलाम इसलिए पेश करते हैं क्योंकि ये उनकी खिदमत है इंसानियत के लिए, और एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी है, हर जगह बहुत ज़रूरी है। आपको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से मीरब, छोटे से घर में रहने वाली 14 साल ये मीरब गरीबों को मुफ्त खाना खिलाती हैं, उनकी मदद करती हैं। उन्होंने अपने ही घर को पूरे किचन में तब्दील कर दिया है। वाज़ेह रहे कि मीरब खुद कोई बहुत बड़े घर से नहीं है, बहुत ज़्यादा माली इनके साथ कोई सपोर्ट नहीं है। ये खुद एक छोटे से ही कमरे में रहती हैं, लेकिन उसी कमरे से उन्होंने लोगों के लिए भी अपने आप को, अपनी खिदमत लोगों में दे दिया। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की सोच रखने वाले लोग शायद बज़ाहिर नजर ना आए, लेकिन अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े उनके मकाम होते हैं, बहुत बड़े मकाम है। वो जैसा कि बता रही है माया कि मुफ्त खाना भी खिलाती हैं, और ये गरीबों के लिए, बाकी लोगों के लिए वो बहुत सस्ता खाना, बहुत कम दामों में खाना फराहम करती है। बिल्कुल, मीरब हमें ज्वाइन कर चुके हैं शो में। मीरब से बात, मीरब खुशामदीद कहेंगे आपको सब सवेरे पाकिस्तान में। कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम मीरा, थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे मामलात फरमाए और शो में आने का बेहद शुक्रिया। बहुत प्यारी हो माशाल्लाह से। बस कुछ सवाल करना चाहेंगे और पहला सवाल ये है मीरा, पहले तो हम आपको सलाम पेश करते हैं, हम सब की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, शाहजेब भाई और माया भाई जी की तरफ से सलाम है। और ये बताइए ये सब कैसे शुरू किया और कब? ये मैंने कोरोना में शुरू किया था ना, कोरोना के दिनों में जब 2019 में कोरोना आया तो हमारे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना चीज़ों का करना। तो मेरे बाबा जिस तरह थे, मेरे भाई की जिस तरह की हालत थी, तो मेरे स्कूल में भी था वाकया, मैंने बताया भी हुआ है कि मेरी दोस्त की वजह से, और मेरे ईदी साहब को मैं बहुत देखती थी, ईदी साहब मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने अपनी मम्मा के साथ मशवरा किया क्यों ना हम ना एक घर में ही एक ढाबा खोल लें या किचन खोल लें जिससे हम अपने घर का भी सर्कट चला सकें और घर से बाहर लोगों की मदद भी कर सकें। क्यों ना आज एक हंडिया बनाइए, कल दूसरी हंडिया बना ली। जिस तरह पैसे आते गए उस तरह मैं आगे से आगे चलती गई। तो इतनी महंगाई में मीरा ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप तमाम गरीबों को मुफ्त खाना खिलाती हैं? आप कितना खर्चा आता है, किस तरीके से वो खर्चा उठाया जाता है और वो तमाम खर्चे किस तरह से आप बर्दाश्त करती हैं इतनी महंगाई में? ये इस तरह था कि जिस तरह मतलब कि आज एक बंदा आया तो उसने हमें पैसे दिए हैं, हमने उसे जमा किया है, हमने जमा करके अगले दिन उसी से हाफ 50-50 करके हाफ का हमने सौदा लिया और दूसरी हंडिया बना ली। इसी तरह करके और जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने हमें दिया और हमने आगे इसको शुरू किया। वाह, यानी कि जिस महंगाई में, जैसा शाहजेब ने बोला कि इस महंगाई में जहां लोग अपना नहीं कर पाते, आपने वहीं पर लोगों के लिए करना शुरू किया। गैस का बहरान चल रहा है, हर तरह का चैलेंज है, उस पर आपने मतलब आपने किस तरीके से मैनेज किया इस गैस के चैलेंज में कि बेटा गैस आ रही थी, कब आ रही थी, कैसे तुमने बनाया? थोड़ा सा बचा तो लिया लेकिन उससे कैसे बनाया, क्या चैलेंज आए, जरा बताओ। मतलब कि जिस तरह गैस नहीं आ रही तो हम सिलेंडर यूज कर लेते हैं, ऊपर तंदूर लगाया हुआ है, तंदूर में रोटियां वगैरह बनती हैं और रमजान के महीने में तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह लग जाता है अच्छा खासा। अरे वाह वाह वाह। तो मीरा इसके साथ पढ़ाई भी चलती है, पढ़ाई कैसे चलती है? स्कूल कब जाती हैं और आप इस वक्त कौन सी क्लास में हैं या क्या कर रही हैं और मैनेज किस तरह करती हैं? ये इंसानियत की खिदमत तो आप कर रही हैं, स्कूल को मैनेज करना, इंसानियत की खिदमत करना, घर के सब के साथ चलना, बहन का हाथ बटाना, ये सब काम आप कर कैसे रही हैं? टाइम कैसे मैनेज होता है? ये टाइम इस तरह मैनेज होता है जब हम सुबह उठते हैं खाना बनाने के लिए तो मैं मम्मा की हेल्प करवाती हूँ, फिर 7 बजे तक मैं मतलब कि अपना रेडी हो जाती हूँ स्कूल के लिए। स्कूल से आती हूँ तकरीबन 2:30 बजे, वहाँ से आके अपना इजीली मैं फ्रेश वगैरह होके खाना वगैरह बना के मम्मा की हेल्प करती हूँ और रात के टाइम अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए उसमें कोई स्केचिंग वगैरह, ब्यूटिशियन का कर लिया और मेहंदी वगैरह का कर लिया। वाह वाह वाह, मेरा सुपरस्टार है भाई। अच्छा मीरा ये बताओ, जहाँ आप रहते हो आपका जरा उस घर के बारे में बताइए, क्या वो किराए पर है, कितना बड़ा है, साथ साथ और कितने लोग हैं, ताकि लोगों को पता चल सके आप कितने चैलेंजेस से गुजरते हो। हमारा ये एक कमरे का घर है, इसका 6,000 रुपये किराया है और इसी में ही हम अपना किचन का ढाबा मतलब कि खोला हुआ है और इसी में ही हम रहते हैं। तो कितने भाई हो आप? हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़ी हैं और 2 बहनें 2 भाई हैं। टोटल 6 लोग रहते हैं इस एक कमरे के घर में जिसमें किचन, और वहीं पर किचन भी है। और वहीं पर किचन भी है। 6 अफराद, अम्मी अब्बू और 4 बहन भाई। जी जी, क्योंकि नहीं, मेरा भाई जो मुझसे छोटा है जिससे दिमाग का मसला है वो नहीं हमारे साथ रहता, क्योंकि उसको जिस मतलब कि लोगों को आना जाना और खाना बनाना ना डॉक्टरों ने मना किया हुआ है ना कि इसको हंडिया के करीब नहीं लेके जाना, ऐसी स्मेल इसके पास नहीं किसी चीज की लानी, तो वो मेरी नानो घर रहता है, वो हमारे साथ नहीं होता।
अल्लाह उसको हद दे। बिल्कुल, अल्लाह आपके भाई को सेहत दे। और यहाँ पर हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप ये काम कर रही हैं, इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आपने सोचा था कि मैं इस तरीके से लोगों की खिदमत करूंगी आगे बढ़कर, या कोई और भी फ्यूचर प्लान्स हैं आगे जाकर? आपने कोई प्रोफेशनली कोई और फील्ड भी ज्वाइन करनी है? मेरा ख्वाब था कि मैं गरीब लोगों की मदद करूँ ना, और जैसे बड़ी हूँ और फौज में जाऊँ, आर्मी में, मतलब कि अपना जाके और गरीब मुस्तहिक लोगों की मदद करूँ। लेकिन मेरे अल्लाह मियाँ को ये पसंद नहीं आया। अल्लाह मियाँ का यहाँ से ही शुरू करो और फिर बाद में जो करना है करो। क्या वाह वाह वाह, क्या बात है। हमारी पाकिस्तान की प्यारी सी एक बेटी मीरब देख रही है अगर दुनिया, तो देखे कि कुछ करने के लिए और अल्लाह के बंदों की मदद करने के लिए आपको वसाइल नहीं, सिर्फ एक नीयत चाहिए। बहुत शुक्रिया मीरब, आपने आज वक्त दिया सुबह सवेरे पाकिस्तान को और हमसे बात की। जीती रहिए, खुश रहिए और सलामत रहिए। बिल्कुल, और खिदमत का जज्बा चाहिए, चाहे आपके पास वसाइल हैं, आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं किसी की, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जज्बा ज़रूरी है। उसके बाद आप पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। जिस तरीके से मीरब काम कर रही हैं, ये वाकई दुनिया फतह करने के बराबर है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। छोटी सी उम्र में अगर उसने ये कर दिखाया, तो वो आगे जाके इस मुल्क के लिए, अपने माँ बाप के लिए और इस पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या क्या कर सकती है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आप और मैं अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। आइए इस नए साल का आगाज़ करते हैं इस सोच के साथ कि पाकिस्तान परवरदिगार पाकिस्तान को अपने ख़ास हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी जो भी चैलेंजेस, जो आज भी हमने बात की, हम रोज़ बात करते हैं शाहज़ेब, अल्लाह ताला इस नए साल में वो तमाम छट जाएं, वो तमाम बादल जो आए हुए हैं इस वक्त मुश्किलात के, वो दूर हो जाएं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शाहज़ेब और माया खान को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।